नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आईपीएल कार्निवल में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, कल हमने दो बड़े मैच देखे जिसमें पहला था सीएसके और जीटी के बीच में, और किस तरह सीएसके ने वापस दिखा दिया कि वो फिसड्डी ही रहेंगे और उनका कुछ नहीं हो सकता, और जीटी ने ये दिखा दिया कि शुभमन गिल जो है वो किस तरह के कप्तान हैं और कैसे अपनी टीम को आगे लेकर चलते हैं। कल भी उन्होंने कैप्टेंसी वाली इनिंग्स खेली है, सुदर्शन से अच्छा परफॉर्म करवाया साथ खड़े होकर। वहीं दूसरा मैच हमने दो फिसड्डियों के बीच में देखा। पहली फिसड्डी थी केकेआर और दूसरी फिसड्डी थी लखनऊ सुपर जायंट्स। एक में वो ढांड बैठा हुआ था ऋषभ पंत, जिसने कुछ भी नहीं करा और कल भी दिखा दिया कि मैं एक टीम पर बोझ हूं, गोयनका का पाला हुआ सांड हूं जो कुछ भी नहीं करता गोबर के अलावा। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए, और आज जो एक बड़ा मैच होने वाला है दिल्ली और बेंगलोर के बीच में, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट, पूर्व क्रिकेटर बालिश गोहिल जी, और मेरी दाहिनी ओर मौजूद हैं क्रिकेट कमेंटेटर और पूर्व क्रिकेटर दीपेंद्र गौड़ जी। नमस्कार बालिश जी, दीपेंद्र जी, आपका इस चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बालिश जी, सवाल आपसे कि कल दिन वाले मैच के बारे में हम बात करते हैं कि सीएसके और जीटी के मैच में आप किस तरह से देख रहे हैं गायकवाड़ का परफॉर्मेंस सबसे पहले, क्योंकि 60 बॉल पे 74 रन मारे, लेकिन वहीं पर सुदर्शन आए, उन्होंने 45 या 46 बॉल पे 87-86 रन मार दिए। तो पिच भी वही, कंडीशन भी वही, फिर एक प्लेयर इतना अच्छा स्कोर तो कर रहा है लेकिन इतनी बॉलें खराब कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरा है जो अच्छी स्ट्राइक रेट से मार रहा है और रन भी ज्यादा बना रहा है। तो गायकवाड़ के लिए सबसे पहले आप क्या कहेंगे? देखिए, गायकवाड़ ने जो क्लास बॉलिंग के सामने रन बनाए, क्योंकि देखिए कि आप सामने से जो उनके गेंदबाज थे जी, सिराज और रबाड़ा, तो जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी थी, साथ में होल्डर भी थे, रशीद खान भी थे, लेकिन जिसे कहेंगे क्रिकेट की भाषा में कैरिंग द बैग, एंड तक वे नॉट आउट लेके गए, लेकिन उनका किसी ने साथ नहीं दिया। थोड़ा बहुत साथ दिया तो शिवम दुबे ने दिया, वो भी इतनी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। इस आईपीएल के अंदर वो सक्सेस भी नहीं हो पाए, उन्होंने 22 रन बनाए। तो कहीं ना कहीं जब गिल खेलने आया अपने साथी को लेकर के, तो उन्होंने जिस तरीके से वो प्रमोशन कर रहे हैं, पिछले मुकाबले में भी सुदर्शन ने वन मैन आर्मी की तरह मुकाबला खेला था, और उसी पारी को जारी रखते हुए उन्होंने जिस तरीके का उनको प्रमोशन किया, और सुदर्शन आप जानते हैं उन्होंने 46 गेंद पे 87 रन भी बनाए। तो कहीं ना कहीं जीटी की टीम और सुदर्शन की जो बैटिंग है सीएसके के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी रही, और परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल। दीपेंद्र जी, आप कैसे गायकवाड़ की इनिंग्स को देखते हैं? क्या आपकी नजरों में उसने अच्छा खेला? हालांकि 74 रन तो बनाए देखिए, लेकिन 10 ओवर खराब कर दी। मतलब आधी टीम तो आप खेल रहे हो, जहां पर हमने वैभव सूर्यवंशी को देखा है कि वो 15 बॉल पे 50 मार देते हैं, वहां आप 60 बॉल पे 74 मार रहे हो, उसने 37 बॉल पे 100 मार दिए, और आप ये परफॉर्मेंस है। तो आप इसकी इनिंग्स को कैसे लेते हैं एज ए एक्सपर्ट? देखिए, मैं इस पे यही कहूँगा कि जो ऋतुराज गायकवाड़ की कल की इनिंग थी, देखिए वो टीम का कप्तान है, तो एक उस पर प्रेशर है। साई सुदर्शन एक प्लेयर के उस पर टीम में है, ठीक है, तो वो फ्री हैंड खेल रहा है, मगर ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर एक कप्तानी की जिम्मेदारी है, तो वो उस प्रेशर में खेल रहा है कि अगर मेरा विकेट निकल गया, क्योंकि देख रहा था कि उस टीम के विकेट गिर रहे थे, तो उसको वहां पे उसने थोड़ा सा अपने आप को रोका और थोड़ा सा एक एंड को उसने सेव करके चलना का वो किया, क्योंकि सामने से विकेट गिर रहे थे। जैसा बालिश जी ने कहा कि दूसरे छोर पे उसको कोई साथ देने वाला नहीं मिला सिवाय शिवम दुबे के। मगर यहाँ पे गायकवाड़ की इनिंग की मैं तारीफ करता हूँ, उसकी मैं वो नहीं करूँगा आलोचना, मगर यहाँ पर जैसे आपने बोला निपुण अभी कि जो गिल थे कप्तान, उन्होंने साई सुदर्शन को खिलवा दी। बिल्कुल, पिछले 2 मैचों से वो लगातार ऐसे ही खिलवा रहे हैं, खुद 32-35 रन पे शांत हैं, एक रन ले रहे हैं, लेकिन वहीं सामने वाले को मौका मिलता है कि फ्री हैंड खेलूं मैं, कि कप्तान सामने खड़ा है। बिल्कुल, तो ये जो चीज है ना, मैं इसको स्मार्टनेस कहता हूं जी, बिल्कुल गिल की। बिल्कुल ठीक है, आप टीम के कप्तान हैं, आपने उसको फ्री हैंड दे दिया कि तू मार खेल, तेरे को जो तेरा नेचुरल गेम है खेल, तो वो फ्री हो गया जी। मगर यहाँ ऋतुराज खुद फ्री नहीं हुए। यहाँ पे ऋतुराज को भी यही करना था कि जो उनके बैट्समैन आ रहे थे ना, उनको वो थोड़ा सा उनसे बातचीत करते और उनको थोड़ा सा वो अगर खेलने के लिए थोड़ा सा कुछ टिप्स देते, तो वहां पे हो सकता है कि ये भी सफल हो जाते वहां पे। बिल्कुल। तो ये कमियां कप्तानी की उसमें स्मार्टनेस में रही। ओके। और देखिए, जो आगे के मुकाबले बड़े आने वाले हैं,
उसके नजरिए से गिल जो तैयारी कर रहे हैं ना, क्योंकि बड़ी टीमें उनके सामने आएंगी आगे, वो उनको कैसे अपने आप को टॉप 4 में ले जाना है और एक तरीके से अपने साथ दूसरे बैट्समैन को तैयार कर रहे हैं, तो गुजरात टाइटंस के लिए आगे बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता है आने वाले मुकाबले के अंदर। तो ये बहुत बड़ा नजरिया है उनका गिल का और तारीफ काबिल है। बिल्कुल। आगे आने वाले मैचों के बारे में आपने बात करी बालेश जी, तो चेन्नई की राह तो अब काफ़ी मुश्किल हो गई है, कठिन हो गई है, क्योंकि आप देखिए पहले तो खलील चल गए थे। चलिए खलील का तो हम इतना नहीं कहते कि बहुत बड़ा रोल था इस टीम में, कर रहे थे बॉलिंग ठीक है, लेकिन एक प्लेयर तो इंजर्ड हो गया। वहीं दूसरे जो इनकी टीम की रीढ़ बने हुए थे उस टाइम पे, आयुष म्हात्रे, कल आप देखिए उनकी कमी कितनी महसूस हुई है, पूरा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया। अगर आयुष म्हात्रे यहाँ मौजूद होते तो ये कहानी कुछ और हो सकती थी। क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल ये मानते हैं। और देखो जिस डाउन पे वो खेलते थे आगे, एक तरीके से यदि पहला विकेट जल्दी गिर गया पहले ओवर में, तो एज ए ओपनर ही थे वो, और उनका परफॉर्मेंस भी बोलता है जी। तो कहीं ना कहीं अच्छा, इनके पास बेंच स्ट्रेंथ में भी इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं है कि जिनको ला करके सीएसके प्रमोट कर सके जी, जिनको भी चांस दे रहे हैं। अब सरफराज एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर बैट्समैन है, लेकिन वो लगातार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। कल वो 0 पे आउट हो गए, ब्रेविस जल्दी निकल गए 2 रन पे जी। तो एक सीएसके के लिए, और उर्विल पटेल को जो चांस मिला तो वो भी एक गैर जिम्मेदार शॉट मार के आउट हो गए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सीएसके के लिए ड्रॉबैक वाली बात थी। बिल्कुल सही कहा आपने, ड्रॉबैक वाली बात थी। और एक जो यंग खिलाड़ी है उर्विल पटेल, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप यहाँ पर प्रूव करते, आपको कुछ भी नहीं करना था, बस कप्तान का साथ देना था, वहां पर केवल खड़े रहना था और गायकवाड़ अपना गेम खेल सकते थे। लेकिन वही है कि सैमसन क्या आउट हुए, म्हात्रे क्या चल गए, टीम वही ढाक के 3 पात। खैर इसमें तो क्या कह सकते हैं अब हम। बाकी आपने दीपेंद्र जी कल एक चीज और नोटिस करी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी की कमी फिर से महसूस हुई है। कल हमने एक उम्मीद लगाई थी, कल आप ही एक्सपर्ट के रूप में यहाँ पर थे, हमको लगा था कि शायद चेन्नई में थाला वापस आ जाएं और खेलें, लेकिन अभी भी वो नहीं खेले। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि अब वो टूर्नामेंट में आने भी वाले हैं या अब हम उम्मीदें छोड़ दें उनको देखने की? देखिए कल मैंने जैसा उसमें न्यूज़ चैनल वगैरह और उसमें न्यूज़पेपर में पढ़ा था, और हर मैच में जब भी सीएसके का मैच हो रहा है तो सभी ये आस लगा के बैठते हैं कि शायद आज धोनी प्लेइंग 11 में खेलेंगे, मगर कल फिर एक बार से वही निराशा हाथ लगी। और जैसा आज फिर दोबारा से धोनी के बारे में मैंने जो न्यूज़ पढ़ी है कि वो उनके जो क्या नाम पिंडली में चोट आई थी, उस कारण से वो इंजर्ड हैं, और अभी वो प्रैक्टिस सेशन में जो है थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की थी, मगर वो पूरी तरह से फिट नहीं हुए। तो मतलब अभी यही कहा जा रहा है कि अभी उनको पहले 2 हफ्ते के लिए बोला गया था आराम करने का, मगर अभी वो और बढ़ा दिया गया है टाइम पीरियड। तो जब तक तो फिर आईपीएल ही मेरे को लग रहा है कि खत्म होगा, या आईपीएल खत्म नहीं होगा तो सीएसके ही बाहर हो जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा महेंद्र सिंह धोनी का। बिल्कुल। ये सब मैं जो न्यूज़ पढ़ता हूं मैं उसके ब्याप पे आपको कह रहा हूं, बाकी अंदर की कहानी क्या है क्या नहीं है वो तो ऊपर वाला जानता है। बिल्कुल। ये है। बालेश जी कल अगर आपने सीएसके की बॉलिंग देखी हो तो एक अंशुल कंबोज के अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं था जिसकी हम तारीफ करें। हमको पिछले मैच में एक अकील हुसैन से जरूर उम्मीद थी कि वो पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था तो वो अच्छा करेंगे, लेकिन जो उनकी पिटाई हुई है, 46 रन उन्होंने 4 ओवर कंप्लीट भी नहीं हुए और दे दिए। तो ऐसे में अब सीएसके की बॉलिंग यूनिट भी कुछ खराब नहीं है, तो क्या इस टूर्नामेंट में सीएसके की कुछ संभावनाएं बची हैं या यहाँ पे इनको बस आओ मैच खेलो औपचारिकता पूरी करो? देखो सीएसके के लिए काफी टेढ़ा काम है, क्योंकि दूसरी जो टीम है इनसे टॉप जो टेबल पे बैठी हुई है वो इनको आने का मौका नहीं देगी, क्योंकि टीम पूरी तरह से बिखर गई है। और दूसरा इनका आप बॉलिंग के लिए बोल रहे हैं तो कंबोज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन वो विकेट लेस रहे। 3 ओवर में उन्होंने 16 रन दिए, और जबकि एक तरफ देखें अकील हुसैन जो कि है उन्होंने 3 ओवर में 46 रन देके एक सफलता हासिल करी। उसके बाद आप देखें गुरजनप्रीत, वो भी 3 ओवर में 36 रन दे गए। नूर अहमद वो भी नहीं चले, 4 ओवर में उन्होंने 29 रन दिए, 1 विकेट हासिल करा। लेकिन 2 विकेट लेने से क्या होता है, आप कम स्कोर का वो कर रहे हो, डिपेंड कर रहे हो, उसको डिफेंस कर रहे हो, तो आपका बॉलिंग स्क्वाड और आपका फील्डिंग स्क्वाड आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। और बड़े स्कोर पर तो चलो चेस करने के चक्कर में कई दफा कोई टीम ऐसी होती है जो मिस कर जाती है, सही बात, और आप हारी हुई बाजी जीत जाते हो। लेकिन इस स्कोर पे जब कोई टीम खेलती है तो वहाँ उसकी टीम की क्षमता का प्रदर्शन होता है कि उसके पास बॉलिंग स्क्वाड किस तरीके का है, उसके कप्तान की सोच किस तरीके की। बिल्कुल सही कहा आपने, ये वहीं पर ही कप्तानी आपको प्रूव करनी होती है, जो ये गायकवाड़ तो नहीं कर पा रहे। और हम
को तो अभी भी इनसे उम्मीदें हैं कि क्या पता कुछ करिश्मा हो जाए, क्योंकि चेन्नई तो अपने आप में एक ब्रांड है, कुछ भी हो सकता है आगे, लेकिन अभी इनकी राह काफ़ी मुश्किल हो चुकी है, छठे नंबर पर बने हुए हैं फिर भी, पर देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए दर्शकों, अब हम दूसरे मैच के बारे में बात करते हैं। दो फिसड्डियों के बीच में ये मैच हुआ, केकेआर और एलएसजी, दोनों फर्जी टीमें। और कल मैं बोलने वाला था लेकिन रह गया, मेरे को लग रहा था दीपेंद्र जी कि मैं ये बोल दूं, लेकिन मैंने कहा यार मैं कैसे प्रेडिक्शन कर दूं कि ये सब होने वाला है। मेरे को ये लगा था कि दोनों फिसड्डी टीमें बरोबर का गेम दिखाएंगी और कोई बड़ी बात नहीं, सुपर ओवर मैच चल जाए, लेकिन मैंने बोला नहीं और ये हो गया। निपुण एक चीज बोलूं, जी जी, अब मन में अगर कोई ऐसी चीज आती है वो ना, बोल दिया, उसको बोल दो, अंदर मत रखो। अरे सर मैं ऑलरेडी ठीक है ना? मैं वैसे ही बहुत कुछ बोल जाता हूँ तो मैं ना मैं नहीं, ये चीज बोलते तो वहां बहुत अच्छा वो होता है। नहीं सर, क्या है, मैं खुद भी बच के चलूंगा, मैं ज्यादा ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा बोल जाता हूँ। मैं ध्यान रखूंगा कि किस प्लेयर को कितना क्रिटिसाइज करना है। चलिए, लेकिन दीपेंद्र जी कल जो मैच हुआ, ये तो चलिए ऐसा रहा कि 155 भी हमको कोई उम्मीद नहीं थी एलएसजी की चेस कर लेगी, बिल्कुल, और वो उम्मीद सही भी हुई, क्योंकि इनके सामने अगर आप 130 का भी टारगेट रखोगे ये उस मैच को फंसा देंगे। इनके सामने आप 60 रन का टारगेट रखोगे ना, तो उसमें ऋषभ पंत आएगा, वो 0 पे आउट हो जाएगा या हद मार के 2-5 रन बना देगा और उस मैच को भी फंसा देगा। तो ये टीम तो वैसी है, दोनों ही टीमें ऐसी हैं, रहाणे की भी और इसकी भी। कल भी आप देखिए रहाणे फेल, ऋषभ पंत ने 43 रन जरूर मारे, लेकिन यार आप मतलब 6 ओवर बर्बाद करके जा रहे हो, 36 बॉल आप खेल रहे हो, उसमें 43 रन मार रहे हो। हमारे यहाँ पे 36 बॉल पे सेंचुरी मारने वाला बैठा हुआ है वैभव सूर्यवंशी। आप इतने एक्सपर्ट खिलाड़ी, इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो और ये परफॉर्मेंस आपके बल्ले से निकल रही है। कप्तानी की तो हम बात ही क्या करें। सुपर ओवर में दीपेंद्र जी, बालेश जी, मैच गया, बहुत एक्साइटिंग लग रहा था कि सुपर ओवर तक पहुंचा। हमको उम्मीद थी कि शायद शमी आके 1 रन भी डिफेंड कर दे, लेकिन वो संभव नहीं था कहीं से भी। आप पहले तो बैटिंग में आपने गलत करा, निकोलस पूरन को आप लेकर आ गए जब आपको पता है सामने सुनील नारायण है, और उसके बाद फिर आपने बॉलिंग में आप शमी से ओवर नहीं करा रहे हो। ये कौन सी कप्तानी है दीपेंद्र जी? पहला सवाल आपसे कि ऋषभ पंत की कप्तानी, इस पर एज अ प्लेयर तो छोड़िए, मतलब आप, मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहता, एज अ प्लेयर तो वो बिल्कुल अभी से नहीं, काफी टाइम से ही फर्जी है। एज अ कप्तान आपको क्या लग रहा है अब? देखिए, मेरे को ये लग रहा है कि ऋषभ पंत को जो है ना कप्तानी, मेरे हिसाब से अभी जो है ना टीम मैनेजमेंट को नहीं देनी चाहिए थी। ये टीम मैनेजमेंट की भी यहाँ गलती रही है जी। क्यों कि अभी उनके पास कप्तानी का इतना कोई बड़ा अनुभव नहीं है उनके पीछे, तो यहाँ पर उन्होंने ये डिसीजन जो लिया, ये थोड़ा मैं कहूँगा गलत डिसीजन रहा मैनेजमेंट का। अगर ऋषभ पंत को आप एज ए प्लेयर, उसमें एज ए बल्लेबाज अगर उसको खेलने को देते ना, तो हो सकता है कि वो वहां पे अपना स्वाभाविक खेल खेलता, मगर उस पर कप्तानी का बोझ डाल दिया, ये एक रीजन हो सकता है। मगर कप्तानी उसको मैं कह रहा हूं, अभी भी कप्तानी पे तो मैं 0 मार्क्स दूंगा। और एज अ प्लेयर, एज ए प्लेयर देखिए ठीक है, मैंने अभी उसके पीछे एक लॉजिक जो दिया है, रीजन दिया है कि एक कप्तानी दे के टीम मैनेजमेंट ने बहुत बड़ी गलती की उसको, और अभी उस पर कप्तानी का कोई अनुभव नहीं है, तो इसलिए पहली चीज ये है। और एज ए प्लेयर ठीक है, कभी कोई मतलब आपको होता है कि कोई प्लेयर का टाइम थोड़ा सा खराब आता है। आपको मैं याद दिलाता हूं, देखिए आज दुनिया करती है ना विराट, आपको ध्यान होगा विराट कोहली का भी एक टाइम पीरियड आया था, बिल्कुल आया था, और यही पब्लिक जो है ना उसके लिए भी चिल्लाने लगी थी। तो ठीक है, आज ऋषभ का या किसी और खिलाड़ी का थोड़ा सा समय खराब चल रहा है, फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं, क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या रीजन है, ये वो जानते हैं, ठीक है ना। मगर यह है कि जब आप एक इस लेवल पे मैच खेल रहे हो, एक आपके ऊपर इंटरनेशनल प्लेयर का टैग है, तो आपको वहां पे ग्राउंड में जाके उसके अकॉर्डिंग अपना परफॉर्मेंस देना चाहिए। जी बिल्कुल देना चाहिए। और आपने यहाँ पे दीपेंद्र जी जिस व्यक्ति से आपने कंपेयर करा ऋषभ पंत को, विराट कोहली, मतलब मैं आपकी बात ऐसे मत सोचिएगा मैं कुछ बात काट रहा हूँ, हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप देखिए विराट कोहली एक लेजेंड है, उसने ऐसे मैच निकाले हैं जो ऋषभ पंत शायद अपने 100 जन्म आगे ले ले और क्रिकेट ही फॉलो करे तब भी वो नहीं कर सकता। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ, वो नहीं कर सकता। आप उसका जो डाउनफॉल था ना दीपेंद्र जी, उसमें भी वो 40-45 रन 30 से 45 के बीच में स्कोर कर रहा था। यह हमारी उम्मीदें ज्यादा हैं। अब आप देखिए ऋषभ पंत अगर हर मैच में 35-40 रन मार दे तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये अच्छा खेल रहा है। विराट कोहली ने अपना स्टैंडर्ड ही ऐसा बना रखा है कि वो हाफ सेंचुरी से नीचे बात नहीं करेगा। तो ये एक फर्क था। आपने विराट कोहली की बात करी तो विराट कोहली का स्टैंडर्ड इतना ऊपर है कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। यहां इससे उम्मीदें हम, आप देखो 38 बॉल 42 रन, मतलब आप 6.2 ओवर खेल गए
पूरे 20 ओवर में से, उसमें आपने 42 रन मारे। मोहम्मद शमी जैसा आ रहा है वो आपका छक्का मार के सुपर ओवर तक लेकर जा रहा है, वो भी टेलेंडर लास्ट बॉल पे है, जबकि तो वो बैट्समैन भी नहीं है, बैट्समैन नहीं है, तो बिल्कुल। आप जब बैट्समैन होके नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, आप टेलेंडर से कैसे उम्मीद कर रहे हो, और वो मार भी रहे हैं। फिर आप इस ऋषभ पंत को तो विराट कोहली से कहीं से भी कंपेयर कर ही नहीं सकते, मेरा ये मानना है। बालेश जी, क्या आप इस चीज से सहमत है जो मैंने बोला, या आपको भी दीपेंद्र जी की बात? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। विराट कोहली जहां है वहां पंत कहीं अड़ता भी नहीं उनके सामने। उसने मैच ही ऐसे निकाले हैं, आप देखिए विराट कोहली के बारे में जितना भी कहा जाए ना, आपने क्या करा है निपुण, यहाँ पे नेताओं की तरह जो है ना बात को घुमा दिया। कैसे ठीक है ना, मैंने ये नहीं कहा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, क्योंकि आज मैं सब लोग विराट कोहली के नाम से जानते हैं, बिल्कुल ठीक है, हर बंदा नोन है कि विराट क्या है, ठीक है। मैंने सिर्फ उसका नाम इसलिए लिया कि उसका भी एक टाइम पीरियड आया था, मगर कंपैरिजन की बात करोगे तो विराट वहां है, ऋषभ यहाँ है, बिल्कुल। ठीक है, अब सही बोला। नहीं, आपने क्या नेताओं की तरह थोड़ा सा बात करो, नहीं, क्योंकि वो हमारे नेताजी भी हैं जो दूसरा हमारे साथी है, इसीलिए उन्होंने फट से हाँ बढ़ दी वहां पर। नहीं, हम आपसे क्या राजनीति करेंगे, आप हमारे खुद के हैं, हम आपसे कैसे राजनीति कर सकते हैं? मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, विराट और इसका कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन देखो बुरे दौर से अपने लीजेंड सुनील गावस्कर भी निकले थे, बिल्कुल। किसी टाइम वो ओपनिंग करते थे भारत के लिए, तो उनको मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करनी पड़ी, जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कमबैक किया। एक खिलाड़ी जीवट वाला होता है ना, वो कमबैक करके दिखाता है। अब ये ऋषभ पंत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टीम में अपने आप को कैसे स्थापित करते हैं, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से ही वो इंडिया की टीम में सेलेक्ट होंगे। और उनको देखिए, ज्यादातर इंडिया की टीम में आप एज ए विकेट कीपर टेस्ट मैचों में ज्यादा इनको प्रमोशन दिया जाता है, जबकि छोटे फॉर्मेट में उनको नहीं खिलाया जाता। यही सबसे बड़ा कारण है, बिल्कुल। और कल उनकी कप्तानी में मेरे को एक कमजोरी और दिख रही थी, वो विकेट के पीछे से दिग्वेश को कह रहा है ये लेग साइड में मारेगा, तू इधर बॉल डाल। अरे तू कप्तानी कर रहा है, तू बॉलर से जाके डिस्कस कर, बैट्समैन को क्या सुना रहा है? या तो कोई डिफरेंट लैंग्वेज में बोलता, सिंधी में बोलता, कन्नड़ में बोलता, जो लोग समझ नहीं पाते। सही बात, बिल्कुल तो सही। ये एक तरीके से उसकी मैच्योरिटी नहीं है कप्तानी के अंदर, वो दर्शा रही थी, और वो उसी खुद के ही जाल में फंस गए। वो ये क्या है मैं बताऊं बालेश जी, ये क्या एक ट्रेंड है, इनको क्या है, अपनी स्टंप माइक में ये बोलेंगे ना, वो लोगों को सुनाई देगा, फिर सोशल मीडिया पे रीलें बनने लग जाएंगी कि देखो ऋषभ पंत ने, अगर वो चीज चल जाए तो ऋषभ पंत ने ये बोला और ऐसा हो गया। अब ये क्या है, इसने धोनी को पकड़ लिया, धोनी ऐसे करता था, लेकिन वो उसकी इंटेंशन अलग होती थी धोनी की, कि भाई मेरे को अपने बॉलर को बताना है, और वो सामने तब करते थे ऐसा जब फॉरेनर प्लेयर्स हों। ये भाई साहब को हीरो बनना है, मैं बताऊं दीपेंद्र जी, ये हीरो बनना चाहते हैं। अब देखो, मैं आपको नेले पे देला मारूंगा, अभी आप मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, देला भी मार दीजिएगा, आप बड़े हैं मेरे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पर मैं बताऊं दीपेंद्र जी, सीरियसली चलिए, हम ये तो हंसी मजाक की बात है कि आप ये हीरोगिरी करने वाली बात है कि मेरी रीलें बनेंगी, मैं वायरल होऊंगा, मैं ऐसा बोलूंगा, ए इधर नहीं उधर डाल, और ये कर वो कर। तो ये क्या है, ये चीजें तो केवल वायरल होने के लिए की जाती हैं, नहीं तो जो आपने बोला ना बालेश जी, ये चीज वो भी हो सकती थी कि आप पास में जाओ, समझाओ, और अपनी स्ट्रेटेजी बैट्समैन के सामने मत आने दो, आप जग जाहिर कर रहे हो, अब आप नेले पे दहला मार दीजिए। आपने पंत को फिर यहाँ धोनी से कंपेयर किया, नाम लिया ना, वो मेरा दहला है, अच्छा ठीक है। तो अब ये है दूसरी चीज, चलिए, धोनी जो है ना, उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है, वो नाम एक ऐसा बन चुका है, ठीक है ना, इंटेंशन बिल्कुल सही बोला आपने। और वो आप देखेंगे ना कई दफे कि विकेटों के पीछे जब कीपिंग करते थे और बैट्समैन स्टांस लेके तैयार रहता था स्ट्राइक के लिए, वो बॉलर को जब चलता था तो मतलब हाथ से धीरे से इशारा कर देते थे, ठीक है ना। और बॉलर को सिर्फ वो जब भी बीच में ब्रेक होता था या इनिंग शुरू होती थी, तो टीम के हर बॉलर को ये कहते थे, बॉल डालने से पहले तुम मेरी तरफ देखना, और हर बॉलर पहले धोनी को देखता था। सही बात। और वो पीछे से इशारा करते थे, और जहां उसने बॉल उनके कहे अनुसार डालता था तो वो सफलता उसको वहां पर मिलती थी। तो ये महेंद्र सिंह धोनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका दहला हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं तो उनकी धोनी की तारीफ ही कर रहा था, मैंने तो इनकी तारीफ में एक चीज और बताऊंगा, 400 से कुछ ज्यादा उन्होंने अपने करियर के अंदर डीआरएस लिए धोनी ने, बिल्कुल, और उसमें केवल 8 ऐसे डीआरएस फेल हुए उनके, फेल हुए। तो आप देखो कि किस नजरिए के और क्या आंख वाले खिलाड़ी थे वो। तो
ये हमारा सौभाग्य है कि हमने उनको देखा है हाँ खेलते हुए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसा सक्सेसफुल कैप्टन इंडिया को दोबारा कब मिलेगा ये हम कुछ नहीं कह सकते, यो क्योंकि इन्होंने जो इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करा है बिल्कुल वो शायद ही कोई दूसरा कैप्टन अभी तक कर पाया। हालांकि कपिल देव जैसे और गांगुली जैसे हुए हैं जिन्होंने गांगुली अग्रेशन टीम में लेकर जो है वो गांगुली लेकर कपिल देव ने इंडिया में क्रिकेट को पॉपुलर किया वर्ल्ड कप लाके, बिल्कुल लेजेंड है। देखो कपिल देव भी लेजेंड थी। अपने एक सीरीज यहाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज हुई थी 5 टेस्टों की, कपिल देव को उसके अंदर एक विकेट भी नहीं मिला था जी। और उनको 434 का हेडली का रिकॉर्ड बराबर करना था, ब्रेक करना था। तो कई मैच ऐसे उस दरमियान ऑस्ट्रेलिया के सामने हो गए, तो ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करी कपिल देव ने उस टाइम। देखने की बात है, 1-2 टेस्ट मैच का मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने खुद ने देखे उनमें कि कपिल देव जैसे को अपनी फॉर्म के जूझने के लिए और अपने को स्थापित करने के लिए किस दौर से गुजरना पड़ रहा है। तो इन खिलाड़ियों को इन लीजेंडों से मिलकर के अपने खेल के बारे में चर्चा करनी चाहिए। कैसे मिलेंगे आप देखो ना, ऋषभ पंत तो इतना बड़ा ईगो लेके चल रहा देता है, है, गावस्कर साहब जैसे को उल्टा जवाब देता है कि एक बार उन्होंने वो स्टूपिड अगर आपको याद हो, ये बहुत वायरल हुआ था बिल्कुल। अब ये क्या है दीपेंद्र जी, आप पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, आपने अच्छे कॉल्विन शील्ड और अच्छी ट्रॉफीज में आपने प्रदर्शन किया, आप अच्छा खेले हैं और इनफैक्ट आपको तो लोगी के नाम से बोला जाता है, जिससे कि आप जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे। एक एक्स प्लेयर को दुख होता है अपनी कंट्री के लिए, बिल्कुल होता है कि यार ये हम क्या लेगेसी छोड़कर गए थे और तुम क्या खेल रहे हो, तो वो तो अगले बेचारे उस वे में बोल रहे थे कि यार बिल्कुल घटिया, मतलब स्टूपिड, इसलिए कि भाई आपकी जो गेम अवेयरनेस है वो बिल्कुल जीरो है। उसको ऋषभ पंत ने कैसे लिया, बिल्कुल किस तरह से लिया कि मेरे को ना बताया जाए मैं कैसे खेलूं। हाँ, अरे आप अभी इतने बड़े और वो भी सनी गावस्कर जैसे कह रहे हैं, बताओ है जो आदमी इस खेल से और इस खेल के ही नहीं हर खेल के खिलाड़ी से वो प्यार करता है, उसको खुशी होती है जब भारत का कोई खिलाड़ी जीतता है ना। बिल्कुल, है ना। इंडिया पाकिस्तान का मैच याद है किस तरह से नाचे थे, किस तरह से नाचे कोहली ने जब मैच निकाला, हाँ बिल्कुल ग्राउंड पे, अभी वर्ल्ड कप में नाचे। हाँ, आप उन जैसे लेजेंड के आप ऐसे इंसल्ट कर रहे हो। एक और उनका मैं आपको बताता हूँ, जब इंडिया वर्ल्ड कप अभी वुमेन्स टीम जीत कर आई थी, जेमिमा रॉड्रिक्स के घर पे वो गए थे और उसको जो है ना एक वो गिटार बहुत पसंद है, बैट स्टाइल का गिटार, वो लेके उसके घर पे गए। वो खुद क्या नाम एकदम सरप्राइज रह गई कि सनी सर, और फिर उसका जब गिटार उसको दिखाया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ठीक है ना, सही बात है। चलिए दर्शकों, हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए टॉपिक से। एक और कल वाकया हुआ बालेश जी कि रघुवंशी ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में आउट हुए, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, क्रिकेट का जो आईसीसी का रूल है आर्टिकल 37, उसके अंतर्गत उनको आउट दिया गया। अच्छा, बैट्समैन, मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, यदि कोई क्षेत्ररक्षक बॉल को थ्रो करता है विकेट्स की ओर और उसकी नजरों का कांटेक्ट या उसका फेस वहां पे क्षेत्ररक्षक की तरफ है और उसको कवर करके फिर वो विकेट को कवर कर रहा है और बॉल अपने बॉडी पे ले रहा है, तो एम्पायर, जो फील्ड एम्पायर है, वो आउट दे सकता है। अच्छा। और अपील करती है यदि सामने वाली उसने आउट नहीं दिया तो थर्ड एम्पायर आर्टिकल 37 के अंतर्गत उसको आउट दे सकता है। बिल्कुल। इसके अंदर मैं एक चीज दर्शकों को बता दूं, जब आपने ये करी है इस तरीके से, सबसे पहले जो वर्ल्ड के अंदर क्रिकेट खिलाड़ी आउट हुए थे वो थे पाकिस्तान के रमीज राजा। अच्छा। वो वनडे इंटरनेशनल इंग्लैंड के खिलाफ कराची में खेल रहे थे 1987 में नवंबर में, और मैं पाकिस्तान रेडियो पे कमेंट्री भी सुन रहा था और बहुत क्रिटिसाइज हुए थे, और वो 98 पे नॉट आउट थे रमीज राजा। ऑन साइड में उन्होंने स्ट्रोक खेला, 1 रन के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पर गए, वहां थ्रो आया, बैट से मारा उस बॉल को और कवर की तरफ निकाल दिया और 1 रन कंप्लीट करके वो सैकड़े के लिए बैट अपना हवा में उठाया। जी। माइक गेटिंग कप्तान हुआ करते थे इंग्लैंड के, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। उस टाइम क्या पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से बदनाम था गलत एम्पायरिंग के लिए, तो न्यूट्रल एम्पायर वहां से आज भी तो न्यूट्रल एम्पायर ने वो डिसीजन दिया और उनको 99 रन पे आउट दे दिया गया था रमीज राजा को। वो पहला वाकया था इंटरनेशनल क्रिकेट। चलिए, ये बहुत कल यूनिक चीज हमको देखने को, यूनिक तो क्या है, कई खिलाड़ी वैसे इंतजाम नहीं, इसमें एक चीज होती है निपुण कि जो एम्पायर होते हैं ना, वो जो बैट्समैन रन के लिए जा रहा है ना, उसका इंटेंशन भी देखते हैं। बिल्कुल, कि इसने इंटेंशनली इस चीज को किया है या ये अपने रन को कंप्लीट करने के लिए भाग रहा है। सही बात है ना, तो ये डिपेंड करता है उसके इंटेंशन को लेके, और एम्पायर जब देख लेते हैं इंटेंशनली इसने करा है तो वो एम्पायर वहां पे फिर उनको आउट करार देते हैं। जी। एक और प्लेयर के बारे में बात करना चाहूंगा दीपेंद्र जी, मोहसिन खान। जी हाँ, 4 ओवर 23 रन इस पूरे सीजन का पहला 5।
और 5 विकेट, बहुत अच्छी बॉलिंग जिसे कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग उन्होंने करी बिल्कुल। और अपने आलोचकों पर एक तमाचा दिया। हालांकि हम उन आलोचकों में से नहीं थे कभी भी, तो हमने हमेशा उम्मीद ही जताई कि मोहसिन एक अच्छे प्लेयर हैं और अच्छा करेंगे। एक भी मैच हमने उनको ऐसा क्रिटिसाइज नहीं करा जो हम ऋषभ पंत के लिए बोलते हैं, रियान पराग के लिए बोलते हैं। तो ऐसे में मोहसिन खान की बॉलिंग को आप कैसे देख रहे हैं और उनके फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब यहाँ पर यही है कि ये एक थोड़ी सी प्रतिभा आपकी नज़रों में आई, तो इसको आप बराबर मौके दीजिए जी, ठीक है। और कल जो उसने बॉलिंग डाला है, मतलब लग रहा था कि वाकई एक मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बॉलर यहाँ पर बॉलिंग तो उसने पूरी बैटिंग ऑर्डर को ही तहस नहस कर दिया। आप बिल्कुल। देखिए अजिंक्य रहाणे, वो तो क्या बोलूं मैं, छोड़िए आप, फिर मैं वो गलत बोल दूंगा, मेरे को दिक्कत होगी फिर बाद। टिम साइफर्ट, फिर उसके बाद कैमरन ग्रीन, फिर उसके बाद रोमन पॉवेल, फिर उसके बाद अनुकूल रॉय, मतलब ऊपर के बैट्समैन को आउट करा है, ऐसे नहीं कि पुछल्लो को आउट करा है। टेलेंडर्स को नहीं किया उसने, बिल्कुल वही कह रहा हूं। तो आज ऐसी एक प्रतिभा जो है ना, अगर आपने बाहर बैठा रखी है, तो मैं तो हर टीम को यही कहूंगा कि ऐसी प्रतिभाओं को आप प्लेइंग 11 में मौका दो। जब आपके ये तोपें फेल हो रही हैं, बड़े बड़े नामी, तो आप उनके नाम पे मत जाइए, आप उनको क्या नाम खिलाइए, उनको मौका दीजिए। आज मोहसिन खान देखिए निकल के आया ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दर्शकों, अब हम एक लास्ट सुपर ओवर पर डिस्कशन करेंगे, फिर हम आज के मैच के बारे में 5-10 मिनट बात करेंगे। सबसे पहले बालेश जी आपसे पूछूंगा कि सुपर ओवर में आप लखनऊ सुपर जायंट्स की क्या क्या गलतियां देख रहे हैं? सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या करी, ऋषभ पंत ने एक फ्लॉप खिलाड़ी पूरन को इसके मुकाबले में उतार दिया। और क्या उनकी सोच ये होगी कि ये पूरन को भेजूं मैं, आपको क्या लगता है? या तो खुद जिम्मेदारी से भाग रहे थे, हार का ठीकरा अपने पर फोड़ना नहीं चाह रहे थे, जिस तरीके से मैच फंसा करके यहाँ तक लेके आए। सही बात। मोहम्मद शमी का भला हो कि सुपर ओवर में मुकाबला ले गए। बिल्कुल। उसके बाद मार्करम, वो भी 0 पे निकल गए। आप 1 रन का टारगेट दे रहे, 2 रन का। एक तो ऋषभ पंत ने भाग एक के बनाया था, 2 का आपने टारगेट दिया, और वो भी पहली गेंद पे वो प्रिंस की आपने चौका खा रहे हो। हाँ। तो आप तो आउट ऑफ मैच हो गए। सही। और कहीं ना कहीं ये गलती थी ऋषभ पंत की। आपके पास बदोनी जैसा बैट्स बैठा था, मुकुल चौधरी जैसा हार्ड हिटर बैठा हुआ था, जो कुछ गेंदों का खिलाड़ी है, वो मारता है वो, तो आप उसको प्रमोट करते ना यार। सही बात। हिम्मत सिंह को भी आप भेज सकते थे, हिम्मत सिंह को भी भेज सकते थे। आप हार ही रहे हो तो नए लड़कों को मौका दे देते। और आप ओपनिंग में बहुत बड़ी उम्मीद करते हो 6 ओवर में बहुत सारे रन बना के देगा। मिचेल मार्श, आपने क्या किया? सही बात है। पूरन को कैसे लिया है आप? ये पूरन को इनको चूरन खिला रहा था हाजमा ठीक करने के लिए। अब ये तो हम क्या कह सकते हैं, जब हम यहाँ पर मतलब आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, मैं एक एंकर हूं, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई निकोलस पूरन, हमको पता है कि वो सुनील नारायण पर फंस जाते हैं। सुनील नारायण उनका कई बार ऐसा आउट कर चुके हैं, फिर भी आपको पता है सामने सुनील नारायण बॉलिंग करने आ रहा, आप निकोलस पूरन को ही भेज रहे हो बैटिंग पर। अगर आपको भेजना ही था तो उसको तीसरे पर भेज देते भाई, कि एटलीस्ट उसको 1-2 बॉलें मिलती शुरू में, तो आप आ जाते खुद कैप्टन वो रखते समझ कि भाई मेरे को दारोमदार मेरे ऊपर है। आपको क्या लगा ऋषभ पंत में, यही कमियां दिखी, या फिर ये भी आप बोलेंगे कि भाई शमी को भी ओवर कराना चाहिए था प्रिंस यादव की जगह? वैसे तो डिफेंड का टोटल उन्होंने दिया ही नहीं कुछ, लेकिन अगर यहीं पर ही 8-10 रन भी होते तो क्या शमी को ओवर फिकवाना चाहिए था अभी भी 1 रन पर भी? देखिए, शमी को देना चाहिए था, और अगर वहाँ पे शमी नहीं थे आपके पास, तो फिर वहाँ पे आपको जो है ना, प्रिंस की बजाय मैं सोचता हूँ कि फिर आप मोहसिन, जिसने 5 विकेट लिए थे, बताइए, आप उसको लाते। आप प्रिंस को बॉलिंग दे रहे हैं, है ना? सही बात। और मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन शमी था। बिल्कुल। और अगर आप शमी को भी वो कर रहे हो, तो जो करंट उस मैच में परफॉर्म कर रहा है, 5 विकेट लिए हैं, सही बात, आप उसको नहीं दे रहे हो, प्रिंस को दे रहे हो। हाँ। बिल्कुल। और मोहसिन पे भी यही दबाव रहता कि तू परफॉर्म करके आया। मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि ये मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं या हारने के लिए खेल रहे हैं। पूछना चाह रहा हूँ कि शमी को ओवर या मोहसिन को ओवर ना देने का आप क्या कारण समझते हैं कि इसने क्यों प्रिंस यादव को चुना? सर, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मतलब ये तो मैं ही नहीं, सभी सरप्राइज रह गए होंगे जब प्रिंस के हाथ में उसने बॉल दिया। आज अगर मैं कैप्टन हूं और मेरे पास अगर शमी जैसा बॉलिंग ऑप्शन है, ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले उसको वो करूंगा। और अगर वो उसके लिए मैं थोड़ा सा झिझकूंगा, तो मैं जो 5 विकेट लिया उस इनिंग में मैच में, तो मैं पहले सीधा उसको कॉल करूंगा, ले आ तू डाल यार। हालांकि कोई भी आता है टोटल नहीं बचा पाता। हाँ, नहीं बचा लेकिन पाता। फिर भी एक आपकी कैप्टेंसी की समझ दिख जाती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो।
चलिए दर्शकों, अब हम आज के मैच के बारे में बात करते हैं। आज है दिल्ली वर्सेस बेंगलोर और दिल्ली ने एक बार बेंगलोर को पहले पटकनी दे दी है और इसी तरह दिल्ली अभी भी टूर्नामेंट में किसी भी तरह अपनी बनी हुई है और आरसीबी तो सेकंड पर चल ही रहे हैं। तो ऐसे में बालेश जी, आज के मैच को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बराबरी का मुकाबला है क्योंकि पिछला मुकाबला पीबीकेएस के सामने दिल्ली ने बहुत शानदार खेला था और फॉर्चूनेट वो मुकाबला हार गए जी, बॉलिंग की वजह से और क्षेत्र रक्षण की वजह से। लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरीके से केएल राहुल और नीतीश राणा ने जो बैटिंग करी थी जी, तो कहीं ना कहीं इनके ओपनिंग स्क्वाड में तो कॉन्फिडेंस आएगा और पीछे इनके पास मिलर बैठे हैं, रिजवी बैठे हैं, स्टब्स बैठे हैं। जी बिल्कुल। तो ये बराबरी का मुकाबला होगा डेफिनेटली और आज मजा भी आएगा। एक तरफ सेकंड स्थान पे चल रही है आपके आरसीबी, तो उनके पास भी बहुत अच्छी टीम है, लेकिन उनको इस बार जितेश विकेट कीपर जो है उनके फैल जा रहे हैं, उनको हटा देना चाहिए। फिल साल्ट को लाओ ओवरसीज को, क्योंकि वो अटैकिंग बैट्समैन भी है। लेकिन वो है ना, 4 की लिमिट होती है, तो कोई इंडियन प्लेयर ही देखना पड़ेगा इनको। उसमें से चीज है। हाल फिल सॉल्ट मेरे ख्याल से विकेट कीपर ही है। हाँ, फिल सॉल्ट। उनका विकेट कीपिंग करा सकते हो, किसी इंडियन बैट्समैन को आप ले लो। पर वो जितेश शर्मा पर पता नहीं क्यों इतना भरोसा जताया जा रहा है। देखिए, वेंकटेश अय्यर बताइए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल। और उन्होंने प्रूव भी करा है पिछले मैचों में जब उनको मौका मिला ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर या कैसे भी। लेकिन ये पता नहीं कौन सी इस आईपीएल में राजनीति चलती है जो ये फ्लॉप प्लेयर खेले जाते हैं। खैर, ये हैं तो हम हैं, हमारा और देखिए आज शायद पिछली बार मुकाबले में भी मैं प्रेडिक्शन में था, स्टार्क जुड़ गए थे इनकी टीम के साथ खेलने, शायद आज स्टार्क खेल सकते हैं दिल्ली के लिए, तो कहीं ना कहीं मजबूत टीम दिखेगी। बिल्कुल। आपको लग रहा है दीपेंद्र जी की राहुल जिस तरह से पिछले मैच में खेले थे, उनका कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पर होगा, क्योंकि 152 रन बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। भले किसी फॉर्मेट में हो तो 2020 है, तो 150 रन आप बना रहे हो, वो भी 66-67 बॉलों पर। तो और ऐसे में अब उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा कि उनके सामने जो भी टीम आएगी वो उसको अटैक करके ही खेलेंगे। ऐसे में केएल राहुल को किस तरह आरसीबी रोक सकती है? देखिए, केएल राहुल को जो है ना, वो एक ऐसा क्लास बैट्समैन है, वो हर फॉर्मेट में अपने आप को ढाल लेता है और हर पोजीशन पे इंडिया टीम में भी उनके साथ यही हुआ, कभी उनका एक फिक्स बैटिंग ऑर्डर नहीं रहा। ठीक है, मगर फिर भी मैं उस बैट्समैन की बहुत सराहना करता हूं और उसके टैलेंट, जो उसकी क्लास है, वो मतलब मैं कहता हूं कि वाकई सुपर है। और यहां पर अब आरसीबी को जो है ना, अगर केएल राहुल को वहां पर इनको जल्दी अगर निकालना है तो उसके लिए देखिए, आप केएल राहुल का क्या है जो थोड़ा सा मैं इनको जो इनके उसमें लगता है मुझे वीक पॉइंट, कि केएल राहुल के लिए इनको यहाँ पर क्या नाम है ना, मेरे हिसाब से जो पावर प्ले है उसमें कुलदीप यादव को लाना चाहिए। वो केएल राहुल पर भारी पड़ सकते हैं। ओके, लेकिन कुलदीप यादव तो मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, कुलदीप नहीं है। ओह सॉरी, सेम टीम में, सॉरी। हाँ, शर्मा कह रहा हूँ मैं सुयश शर्मा के अलावा मैं जो है ना, यहाँ पे इनके पास फिर कृणाल पांड्या राइट, कृणाल पांड्या को लाना चाहिए, और या जोश हेजलवुड तो डालेंगे। हेजलवुड तो आएंगे ही, बस ये तो बट ऑब्वियस है कि वो आएंगे। हेजलवुड को और उसके साथ कृणाल पांड्या को लगा दो जी। बिल्कुल वहां पे शुरू के 1-2 ओवर में। और क्या कहते हैं, भुवनेश्वर कुमार नहीं आए। देखो, भुवी को अभी आप पीछे रोक के चलिए, जो स्विंग का बादशाह उसको आप पीछे कैसे कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। हाँ, बताइए। अगर यहाँ पे कृणाल पांड्या दूसरा ओवर देते हो और उसमें विकेट ले जाता है जी, तो वहां पे फिर उसको अगला ओवर रोक दीजिए, आपके जो मेन टारगेट था वो पूरा हो गया। भुवी को फिर आप उस वहां से नेक्स्ट ओवर डलाइए, चलिए ये कर सकते हैं आप वहां पर। इन्होंने तो केएल राहुल का तोड़ बताया। एक प्लेयर जो बेचारा छक्कर रह गया, नीतीश राणा, 91 रन तो उसने भी मारे थे बालेश जी, उसका तोड़ क्या निकालेंगे? देखिए, नीतीश राणा ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बना के आए हुए बिल्कुल, और ऐसा मैच फंसा हुआ था, उसके अंदर उनका परफॉर्मेंस आया था। 2020 में किसी खिलाड़ी का तोड़ नहीं है, जो चल जाए वो हिट है। सही बात। आप यदि आपकी गेंदबाज अच्छे हैं और उनकी कमजोरी के ऊपर आपने गेंदबाजी की है, जहां वो चाहे बढ़िया स्ट्रोक भी खेलते हो, वहां से आप उनको बैक कर सकते हो। वरना एक बार खिलाड़ी जब सेट हो जाता है ना छोटे फॉर्मेट में, तो उसको आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपनी गलती से ही आउट होता है। सही बात, बिल्कुल। दूसरा, केएल राहुल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले हमारे विकेट कीपर बैट्समैन हुआ करते थे, वनडे 2020 में काफ़ी खेले अपने, राहुल द्रविड़।
वो खुद कहते थे कि जिस दिन से मैंने विकेट कीपर का जिम्मेदारी संभाली तो मेरे रिफ्लेक्शन इतने बढ़िया हो गए, गेंद का मूवमेंट एंड तक आने लगा, और मैं जिस तरीके से फॉरवर्ड डिफेंसिंग, बैकवर्ड डिफेंसिंग स्ट्रोक खेलता था, ये विकेट कीपिंग की बदौलत ही आया था। और आप देखें विकेट कीपर बैट्समैन वर्ल्ड में जहाँ पे भी हुए हैं, चाहे छोटे फॉर्मेट में हुए हैं चाहे बड़े लेवल पे खेले हैं, उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े विकेट कीपर हुए हैं, तो इसके अंदर तोड़ की तो कोई बात ही नहीं है। कौन सी टीम किस तरीके से उनको टैकल किसका करती दिन है हो वो चल जाए, वो चल जाएगा। विराट कोहली भी 81 रन बनाकर आ रहे हैं, देवदत्त पडिक्कल ने भी हाफ सेंचुरी मारी पिछले मैच में। तो आज का मैच तो काफी देखने लायक बन रहा है कि भाई इस तरफ भी एक से एक धुरंधर आ गए, उस तरफ भी आ गए। केएल राहुल तो खैर क्लास प्लेयर है ही, वो उनका बल्ला अगर चल गया तो सब उड़ जाएंगे, लेकिन वहीं सामने विराट कोहली है। विराट कोहली का बल्ला अगर बोल गया जैसे केएल राहुल का बोला, तो मेरे ख्याल में तो केएल राहुल का जैसे बेचारे कितनी मेहनत कर ले। इन दोनों खिलाड़ियों में देखो, इन दोनों खिलाड़ियों में सिमिलरिटी तो काफी है, लेकिन एक चीज की कमी है। कोहली बक बक के भी सामने वाले को खिला देता है और सामने वाली टीम को प्रेशर में डाल देता है, ये कमी है केएल राहुल में। हाँ, लेकिन केएल राहुल के तो इनिंग्स में नीतीश राणा का भी बहुत बड़ा हाथ था। अगर वो 91 रन की पारी उनके बल्ले से नहीं निकलती तो केएल राहुल के भी 150 नहीं बनते। हालांकि वो खेले, बहुत अच्छा खेले दोनों प्लेयर्स, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन आज भी देखने लायक बात होगी कि जो बल्ले अभी तक शांत रहे हैं, जेकब बेथेल और रजत पाटीदार ने भी केवल 8 रन ही बनाए थे, तो वो भी कोशिश करेंगे कि यार मैं अपने पुराने फॉर्म में वापस से आऊं, क्योंकि उनका तो फॉर्म अच्छा ही चल रहा है। एक आध मैच खराब सबके होते हैं। चलिए आज क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी। और आज एक आखिरी क्वेश्चन मेरा अभी ये रहेगा आप दोनों से ही, आपको क्या लग रहा है आज ऑरेंज कैप को लेकर? आज फिर ऑरेंज कैप घूमने वाली है। आप देखिए केएल राहुल मात्र 23 रन दूर है, 357 रन उन्होंने अभी तक बनाए हैं, और 380 हाईएस्ट अभिषेक शर्मा के पास ऑरेंज कैप है। और वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली है, विराट कोहली भी 52 रन दूर है, थोड़ा सा फासला ज्यादा है, लेकिन विराट कोहली के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 52 रन। अगर वो चल गए तो 52 क्या, वो फिर 100 भी मार देंगे। तो ऐसे में पहले दीपेंद्र जी आप बताइए, आपको क्या लग रहा है आज ऑरेंज कैप शिफ्ट होने वाली है या फिर और अभिषेक के पास ही रहेगी, और अगर शिफ्ट हुई तो किसके पास आने वाली है? देखिए वही होगा कि आज ऑरेंज कैप 2 बार घूमेगी। अच्छा, 2 बार घूमेगी, चलिए देखते हैं। ठीक है ना। पहले केएल राहुल के पास जाएगी, वो तो बैटिंग पे डिपेंड करता है, अगर बैटिंग किसकी पहले आ रही है। अगर बैटिंग उनकी पहले आ गई बेंगलोर की, फिर तो उनकी भी तो बैटिंग आएगी ना, तो वो विराट कोहली को पीछे कर देंगे। मतलब आपका कुल मिला के कहना आज फाइनल किसके पास रहेगी, ये बताइए आप। तो देखिए मैं तो कह रहा हूँ दोनों 2 बार घूमेगी, 2 बार घूमेगी। चलिए बिल्कुल, आप बताइए। देखिए मेरी नज़र में तो ऑरेंज कैप अभिषेक के पास ही रहेगी। आज मतलब दोनों फेल होने वाले हैं, ना केएल चलेगा हाँ, ना विराट कोहली चलेगा। 23 ये बनावे ना 52 वो बनावे। क्या बात है, चलिए देखते हैं, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अभिषेक शर्मा के पास ही रहेगी। चलिए देखते हैं। दर्शकों अब आता है प्रेडिक्शन टाइम। फटाफट 2 मिनट के अंदर हम ये इंटरव्यू खत्म करेंगे। सबसे पहले सवाल आपसे, आप बताइए आज का मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, और सही जवाब अगर आपने दिया तो हम आपको स्टूडियो में बुला के सम्मानित करेंगे, एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हम आपको देंगे, और केवल 7:30 के पहले के कमेंट ही हम मानेंगे, उसके बाद के नहीं मानेंगे। एडिटेड कमेंट नहीं माने जाएंगे। अगर आप एडिट कर रहे हैं तो 7:30 के पहले एडिट कर दीजिए, नहीं तो उसके अलावा कोई कमेंट नहीं मान सकते हम, क्योंकि ये एक तरीके की चीटिंग हो जाती है। और फिर उसके बाद दूसरे जो हमारे आते हैं गेस्ट, वो कहते हैं कि ये कमेंट तो बाद में आया, इसको आप कैसे दे रहे हैं। तो हम सबका सम्मान रखते हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बस इतनी सी गुजारिश है कि 7:30 के पहले कर दें। चलिए दर्शकों अब हम प्रेडिक्शन लेंगे। सबसे पहले मैं दीपेंद्र जी से पूछूंगा, दीपेंद्र जी आज कौन सी टीम जीत रही है और कौन से 2 प्लेयर अच्छा खेलने वाले हैं? देखिए आज मैं जो मैच है ना जी। और जो दोनों टीम हैं, दोनों टीम के जो खिलाड़ी हैं, मतलब उसमें मतलब दोनों टीम 19 और 20 का फर्क है। बिल्कुल, आप तो विनर बताइए हमको एक बिल्कुल वैसा। मैं 55% जो है ना, मैं जाऊंगा आरसीबी की तरफ। वो 45 लेने के लिए उतरेंगे। हाँ जी, और 45% मेरे को चांस लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, और प्लेयर्स के नाम जल्दी। प्लेयर पहला विराट है ही मेरा, उसके बाद आप पडिक्कल को ले लीजिए, ये हो गया आपकी आरसीबी से। हाँ। और केएल राहुल को ले लीजिए और स्टब्स को ले लीजिए। चलिए अब आप बताइए विनर और 2 खिलाड़ी। देखो विनर तो आरसीबी ही इस मैच को निकालेगा। ठीक है, चाहे वो कितनी बड़ी फाइट करे, आरसीबी निकाल के लेके जाएगा इस मैच को। डीसी की तरफ से जो 2 खिलाड़ी रहेंगे मेरे, एक निशंका और मिलर, ओके, दोनों ओवरसीज है जी। जबकि आरसीबी से मैं एक लोकल है पडिक्कल और ओवरसीज बेथल। चलिए दोनों के बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन है, क्योंकि जहां एक तरफ ये कह रहे हैं कि ऑरेंज कैप 2 बार घूमेगी, वहीं बालेश जी ने बोल दिया कि ऑरेंज कैप तो मेरे सर पे ही रहेगी। मतलब
अभिषेक शर्मा के पास में रहेगी। नहीं, ये लगा के भी ऑरेंज ही आए हैं। इसलिए मैंने बोल दिया, हंसी मजाक जी हाँ। थोड़ी सी चुटकी ले ली इनकी। चलिए तो दर्शकों आज देखते हैं कि कौन जीतेगा, आप भी कमेंट करके बताइए और गिफ्ट हैम्पर अपने नाम कीजिए। बालेश जी, दीपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी आपने अपना बेशकीमती समय हमको दिया और आप लगातार हमसे बने हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। दर्शकों कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।